हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे थे एग्ज़ाम की तैयारी। ओके, जो एग्ज़ाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ले रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड ऑफिसर्स। तो उसके लिए प्रेपरेशन कर रहे थे। पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो आपका सिलेबस में दे रखा है चैप्टर, वो फिनिश करवा दिया था मैंने। 3 वीडियोज़ उसकी अपलोड हो रखी हैं। फोर्थ जो वीडियो है, फोर्थ पार्ट था, उसमें मैंने मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए थे। उसके आंसर कीज मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करे हैं। उसके लिए जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है उसको वो ज्वाइन कर सकता है। जब आप मेन उसको ज्वाइन करोगे टेलीग्राम चैनल को, तो उसमें आपका जो बच्चे इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका IOCL के नाम पे और साथ में जूनियर इंजीनियर के नाम पे एक डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको मेन चैनल में ही मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में। वहाँ से आप उस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर ही आपको आंसर कीज भी मिल जाएंगी। तो ये पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो फर्स्ट एक चैप्टर था आपके सिलेबस में दे रखा है IOCL ने, वो फिनिश हो चुका है मेरी तरफ से। आई थिंक वो सफिशिएंट है इतना। आज मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ केमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, जो आपके सिलेबस में फर्स्ट दे रखा है चैप्टर, केमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। ओके, तो ये वाली वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट रहेगी। वीडियोस काफ़ी लेंथी जा रही है, बट उसमें कुछ नहीं हो सकता। केमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है, बेसिक प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग, बेसिक जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके, वो डिस्कस करेंगे। और बाद में जो भी न्यूमेरिकल सेक्शन रहेगा इसके आज की वीडियो के रिगार्डिंग, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन थोड़ा सा। जो आज कर रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। आज हम सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के, केमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो रीड करते हैं। तो सबसे पहले जो केमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल ये है ना, इसमें क्या है आपका, आप जो भी ज़्यादातर डील करने वाले हो वो आप केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ डील करने वाले हो। केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन है जो, ओके, तो उसके साथ डील करने वाले हो। तो सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। देखो, ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाली हूँ मैं, क्योंकि अगर आपके पास थ्योरेटिकली आपके पास नोट्स अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर भी अब देखोगे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा सोर्स मिल जाएगा स्टडी का, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो इसको। मैं मेन सा ही डिस्कस करवाऊंगी। जितना जितना इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम भी आपका आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं कवर करवाने वाली हूँ। ज़्यादा डेफिनेशंस थ्योरेटिकली इसमें नहीं जाऊँगी। मेरा मेन मकसद है आपको समझाना टॉपिक को, और उसमें से इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है किस तरह से बन सकते हैं, उसको कवर करवाना और उसकी प्रैक्टिस करवाना, इतना मैं सोचती हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला, तो इसमें आपका मेन एक टर्म होती है स्टाइशियोमेट्री। तो स्टाइशियोमेट्री आपने पहले भी सुनी होगी, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए स्टाइशियोमेट्री। तो ये वाली जो टर्म है ना बच्चा, ये केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ ही डील करती है। जैसे आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो, ओके, ए ए बी बी जैसे दो रिएक्टेंट्स है, ओके, रिएक्ट करके आपका सी और डी ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें जो ए मतलब कैपिटल ए है, जो इसके आपने लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2A + 3B से बना 2C + 4D, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इसमें आपका ये वाली सपोज करो कि ये वाली जो रिएक्शन दे रखी है ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन। तो इसमें आपका, आप कैसे पता, अगर बैलेंस्ड है तो उसके बाद आप इसको कैसे देखते हो, आपको कैसे इंफॉर्मेशन देती है, ये बताती है कि 2 मोल हैं, जो अगर मोल में लेते हैं हम, तो 2 मोल ए के, ओके, जो ए आपका कोई मॉलिक्यूल है, इसके 2 मोल और 3 मोल बी के आपस में रिएक्ट करके आपको 2 प्रोडक्ट देते हैं, एक सी एक डी। सी के मिलते हैं आपको 2 मोल और डी के मिलते हैं आपको 4 मोल। ओके, तो इस तरह से ये जो 2 है 3 है, ये 2 4, ये सारी की सारी क्या है, आपकी स्टाइशियोमेट्री टर्म्स हैं। ओके, तो आपको इससे इंफॉर्मेशन मिलती है
केमिकल इंजीनियरिंग में जैसे कोई रिएक्टर बनाते हैं, कोई भी केमिकल प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ओके। तो उसके लिए हम कोई भी मटेरियल बनाते हैं कुछ भी, तो उसकी कैपेसिटी और सब कुछ हमें जो भी इंफॉर्मेशन आगे डिज़ाइन करनी होती है कोई भी केमिकल प्रोसेस, वो स्टार्टिंग से हम उसको डिज़ाइन करने से पहले जिस भी केमिकल इक्वेशन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए उस प्रोसेस को या उस रिएक्टर को हम बनाने डील करने वाले हैं, क्या जिस भी रिएक्शन के लिए उसको यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले उस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन है जो उसको बैलेंस करके देखा जाता है। तो तब हमें उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल कैपेसिटी डिसाइड करते हैं, फाइनल मटेरियल देखते हैं। उस तो सारे का सारा जो भी केमिकल इंजीनियरिंग में हम डिसाइड करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, केमिकल इक्वेशंस की, ओके, रिएक्टर की डिज़ाइनिंग, मटेरियल डिसाइड कर दें, एवरीथिंग कैपेसिटी डिसाइड करते हैं। वो सब कुछ हम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है स्टाइशोमेट्री से। सबसे पहले हम कोई भी रिएक्शन जिसके लिए उन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले उसको बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंस से हमें मिलती है स्टाइशोमेट्रिक टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ से हमें मिलती है कि ए और अगर बी की रेशो देखें तो कोई भी इस तरह की जैसे कि केमिकल इक्वेशन है, तो इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें सी और डी के ऑलवेज 2 और 4 मोल तभी मिलेंगे अगर ए और बी लेते हैं हम 2:3 में। तो ये अगर स्मॉल स्केल के ऊपर रिएक्शन है, तो अगर देखो अगर हमने केमिकल इंडस्ट्री में इसको बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो हमें इसकी स्टार्टिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता है कि अगर ए और बी दो रिएक्टेंट है और सी और डी दो प्रोडक्ट है, इनकी रेशो लें अगर 2:3 ही हमें चाहिए। ये स्मॉल स्केल पे है, हमें बेसिक बेसिक इक्वेशन से पता चला। तो इससे सी और डी के 2 और 4 बनते हैं। अगर हमने इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके जाना है, बड़े स्केल पे लेके जाना है इस रिएक्शन को, तो मैंने मटेरियल उसी तरह से बनाना है। अपनी केमिकल जो डिज़ाइनिंग करनी है प्रोसेस के लिए, ऑप्टिमाइजेशन स्टडी करनी है, वो सारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो इसको बड़े स्केल पे अगर लेकर जाना है, तो आप ऐसा करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसको 100 टाइम बड़ा करना है, तो इस रेशो को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपको, 200, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 300, 200, इसको 100 को 4 से भी कर दो 400। तो इसका मतलब अगर बड़े स्केल पे इस केमिकल इक्वेशन को रिएक्शन के साथ डील करना है, अगर हमने बड़े स्केल के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाने हैं सी और डी के 200 एंड 400 मोल, उसके लिए हमें जो भी रिएक्टर या जो भी केमिकली हम यूज़ करने वाले हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हम जो यूज़ करने वाले हैं, तो उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उसमें हमने प्रोवाइड करने हैं ए के 200 मोल एंड 300 मोल प्रोवाइड करने हैं बी के, और उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो 200 मोल कैरी कर सके प्रोडक्ट सी के और 400 मोल कैरी कर सके प्रोडक्ट डी के। तो ये बड़े स्केल के ऊपर रिएक्शन हो गई। स्मॉल स्केल पे हमें, ये बड़े स्केल पे हम तभी डिसाइड कर पाए ना अगर हमें इसकी बैलेंस स्मॉल स्केल पे पता थी इसकी रेशो। और वो कैसे पता चली, हमें जब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करा, और बैलेंस करने में बाद में हमें जो ये मिलती है स्टाइशोमेट्रिक टर्म्स, इन्होंने ही हमारी हेल्प करी आगे प्रोसेस को डिज़ाइन करने में। तो इस तरह स्टाइशोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हेल्प करती है। इसमें हमें पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये है सब सारी इंफॉर्मेशन हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता करते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल में आपने जो सीखना है, सबसे पहले आपने ऑलवेज देखना है कि आप जिसके साथ डील करने वाले हो वो आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर नहीं बैलेंस है तो आप उसको बैलेंस करके देखोगे, ओके। तो जैसे इसी में ही एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ स्टाइशोमेट्री की। तो ये एक तरह की जो है ना स्टाइशोमेट्री, ये एक क्वांटिटेटिव स्टडी है। क्वांटिटेटिव स्टडी है, ओके। इससे हमें पता चलता है कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, ओके। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है इन केमिकल रिएक्शन, और उससे हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर वहाँ से स्टाइशोमेट्री टर्म्स हम निकालते हैं और इसको बड़े स्केल पे लेके जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली रिएक्शन है कि हाइड्रोजन
एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके हमें यहाँ से मिलते हैं 2 मोल ऑफ वाटर। तो देखो 2 यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन क्या है 4, और ये रिएक्शन जो है केमिकली क्या है बैलेंस्ड है, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। और इसमें देखो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल है जो ऑक्सीजन का आपस में रिएक्ट करेगा, तो हमेशा 2 मोल मिलेंगे आपको वाटर के। ओके, तो इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसी तरह अगर एक और एग्जांपल बताती हूँ, तो ये है प्रोपेन, लेट्स से। ओके, प्रोपेन की आप कंबशन करवाते हो, तो ये वाली इक्वेशन है, यहाँ से मिलती है आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर के मिलते हैं 4 मोल। तो अगर अगर प्रोपेन की कंबशन करवानी है आपने, तो हमेशा आपको ऑक्सीजन के 5 मोल चाहिए, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो 1 मोल है जो प्रोपेन का, अगर उसकी कंबशन करवानी है आपने, तो आपको उसकी कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन 5 मोल ही चाहिए ऑलवेज। और उससे प्रोडक्ट तो कंफर्म है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेंगे, बट कार्बन डाइऑक्साइड के ऑलवेज 3 मोल बनेंगे और वाटर के ऑलवेज 4 मोल बनेंगे। तो अगर हम इन तीनों की चारों की रेशो लें, तो इसको अगर, ये तो स्मॉल स्केल पे है ना, इसको अगर बड़े स्केल पे लेके जाना है, तो आपको एट दी एंड तो स्टाइशियोमेट्री से ही डील करना पड़ेगा ना। तो इसमें देखो ये 1 है, ऑक्सीजन के चाहिए हमें 5 मोल्स। ओके, और यहाँ से बनते हैं प्रोडक्ट 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ वाटर। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको मल्टीप्लाई करो, जिसके साथ भी करना है। ओके, सपोज करो 200 के साथ करना है, तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। आप बड़े स्केल पे कहीं भी इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकते हो और इस केमिकल रिएक्शन को अकर करवा सकते हो। तो इस तरह से स्टाइशियोमेट्री केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये बेसिक से बेसिक है, किसी भी इक्वेशन के साथ अगर किसी भी प्रोसेस के साथ अगर आप डील करने वाले हो, सबसे पहले जो भी उसकी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करके देख के आओगे कि इसकी स्टाइशियोमेट्री क्या है, उसके बाद ही आगे आप फर्दर सोच सकते हो। तो एक तो ये है टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं वो देखनी है। अगर नहीं बैलेंस है तो उसको बैलेंस करोगे, फिर ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट करोगे सॉल्व करना। कभी भी वो आपको क्वेश्चन अनबैलेंस्ड अगर इक्वेशन नहीं है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं आएगा। ऑलवेज बैलेंस करके ही देखोगे आप। सबसे पहले ये वाली चीज होगी। इसके बाद हम कुछ लॉज के बारे बारे में पढ़ते हैं, लॉज। ओके, तो कुछ लॉज है, कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज है, तो उनमें से जो पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, ये अपने माइंड में याद रखो, इतने लंबे नोट्स बनाने की भी नीड नहीं है, बस इसको ध्यान से समझो और रीड करो थोड़ा सा इसके बारे में। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार इसको दिमाग में रखना है आपने, हर चीज को ध्यान से सुनो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो अगर आप पढ़ने भी जाओगे तो आपको डेफिनेशन में बस इतना ही देखने को मिलेगा, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो मास मैं वो यहाँ भी लिख देती हूँ, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अगर आप केमिकल रिएक्शन में डील कर रहे हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर सपोज करो आपने कोई रिएक्टेंट लिया, समथिंग लाइक दिस। ओके, आपने रिएक्टेंट लिया, इस रिएक्टेंट का जो भी एक्स मास था, इससे अब कोई भी प्रोडक्ट बना। ओके, कोई भी प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट का वाई मास है। तो अब क्या है, ये वाई मास है ना, वो इतना ही हिस्सा है जो इतना टूट के, जैसे इतना सपोज करो इसका इतना पार्ट है जो वो प्रोडक्ट, इतना मास है जो इस रिएक्टेंट का लॉस हो गया, और उतना ही यहाँ पे गेन होगा एज ए प्रोडक्ट बन के। ओके, तो ये प्रोडक्ट बना, उसका यही मास है, ये वाला वाई है, तो यही वाला वाई मास है। ओके, और बाकी का जो है ये वाला, बाकी का हिस्सा है जो ना ये वाला, तो इसका मास रहेगा z। तो y प्लस z टोटल मास आपका x के इक्वल बनता है।
तो इसका मतलब ये है कि जितना मास आप रिएक्टेंट्स का ले रहे हो आपके प्रोडक्ट्स में भी टोटल मास उतना ही रहता है। अगर इसको फिर से सिंपल भाषा में बोले तो इसका मतलब क्या है कि टोटल मास है जो रिएक्टेंट्स का, ओके, वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल है। जितने रिएक्टेंट्स का ले रहे हो, 10 ले रहे हो, 5 ले रहे हो, उन सब का टोटल मास, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सब के टोटल मास के इक्वल होता है। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व मीनिंग कांस्टेंट रहना, कांस्टेंट रहता है आपका मास। मास केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होता, रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास आपस में इक्वल ही रहेगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर इसमें एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं हम, तो एक एग्जांपल जैसे ले लो, मीथेन है, ओके। मीथेन की कंबस्शन हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये आपकी केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अगर बच्चे इसमें वाटर कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है, तो ये बन गया आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अगर आप इसका मास देखो, रिएक्टेंट्स ये वाले हैं। अब रिएक्टेंट्स देखो बच्चा, रिएक्टेंट्स का अगर मास देखोगे तो 1 मोल है मीथेन का और 2 मोल है ऑक्सीजन के। मीथेन का मास, टोटल मास कितना होता है आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना होता है। कार्बन का नियर 12 और 4 हाइड्रोजन का, कितना हो गया 16। ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32, और यहाँ पर कितना आ गया 32। तो अगर टोटल देखोगे रिएक्टेंट्स का मास कितना आ गया, 16 प्लस 64, ये आ गया 80 ग्राम। क्लियर। अब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट्स में देखो क्या है, 1 मोल बन रहा है। अच्छा देखो, ये भी अगर आपने लॉ वगैरह भी देखना है, सबसे पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ओके। तो इससे हमें पता चला 1 मोल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके, और 2 मोल बनते हैं वाटर के। तो अगर यहाँ से देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो, उसका 1 मोल का जितना भी मास होता है, और इसका वाटर का होता है 18, और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर निकालोगे तो एक ऑक्सीजन का 16, 16 टू ज़ा 32, और प्लस 12 ऐड कर दो, आ गया आपका 44। और यहाँ से आप इसको ऐड कर दो, 44 प्लस 36 कितना आ गया 80 ग्राम। तो ओके, 80 ग्राम था रिएक्टेंट्स का और 80 ग्राम है प्रोडक्ट का। तो मास क्या आया रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का इक्वल। अच्छा, ये लॉ अगर इक्वल नहीं आता इसका मतलब आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप गलत डील कर रहे हो। सबसे पहले रिएक्शन को चेक करके आओ, क्योंकि ऑलवेज जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है उसका वो फॉलो करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर। तो ये है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग मास जो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का आपस में इक्वल रहता है, ओके। इसके बाद एक और लॉ करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। तो अब ये क्या है, उसमें मास एक कांस्टेंट रहता है, कंजर्व, कंजर्व मीनिंग कांस्टेंट, ओके। उसमें मास कांस्टेंट रहा था, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि हम एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट रहने वाले, यानी कि रिएक्टेंट की साइड एंड प्रोडक्ट की साइड जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, अगर इस साइड टोटल नंबर ऑफ एटम्स x हैं तो इस साइड भी टोटल नंबर ऑफ x होने चाहिए, पर्टिकुलर एटम को अगर आप डील करते हो, ओके। फॉर एग्जांपल, तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, एटम्स आर कंजर्व्ड अक्रॉस अ केमिकल रिएक्शन, ओके। तो राइटिंग के पीछे मत देखना, मैं बस लिख रही हूँ तो बोल रही हूँ साथ साथ, उसके अकॉर्डिंग लिख लो। तो एटम्स कांस्टेंट रहते हैं, कंजर्व रहते हैं अक्रॉस अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें देखो, अगर एग्जांपल देखें तो वही ले लो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर दे रहा है। तो अगर देखोगे आप रिएक्टेंट्स की साइड कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है,
और 2 ऑक्सीजन है। क्लियर? प्रोडक्ट की ओर भी देखोगे 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4 एंड 2 ही ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन पहले भी 4 थे, बाद में भी 4 है, ऑक्सीजन पहले भी 2 थे, बाद में भी 2 है। तो ये तभी आपको मिला अगर ये रिएक्शन केमिकली बैलेंस्ड थी। तो ये अगर बैलेंस्ड है तो तभी इसने लॉ फॉलो करा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। क्लियर? तो एक ये वाला लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। बेसिक ही पढ़ेंगे आज हम, थोड़ा सा डीपली कर लेंगे इसमें। आगे एक और लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी जो एंटर करती है किसी भी सिस्टम में और जो एनर्जी लीव करती है किसी भी सिस्टम से, वो दोनों ही आपस में इक्वल होती है। ओके, देखो इसको अगर हम डेफिनेशन में देखना हो तो आप लिख सकते हो, क्या कहता है ये लॉ, एनर्जी एंटरिंग अ सिस्टम इक्वल टू एनर्जी लीविंग प्लस अकमलेशन। ओके, तो ये क्या है, इसमें भी आप बैलेंस करोगे इक्वेशन को। तो इसमें क्या है, आपकी सिस्टम में आप जो एनर्जी दे रहे हो, जितनी एनर्जी आपका कोई भी सिस्टम है उसमें जितनी एनर्जी एंटर हो रही है, ओके, E1, इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है E2, वो आपस में इक्वल होंगे। बट यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी आपने एंटर करवाई, इनपुट दी, ये आपकी इनपुट है सिस्टम के लिए, और ये E2 है, ये आपकी आउटपुट है, आउटपुट एनर्जी है E2। तो ये आपकी इनपुट है लेफ्ट साइड और ये आपकी आउटपुट है। प्लस में क्या रहेगा, अकोमुलेशन। अकोमुलेशन मीनिंग वो एनर्जी जो सिस्टम में जहाँ तो लॉस होती है, जहाँ स्टोर हो जाती है। ओके, तो जो लॉस हो जाती है जहाँ स्टोर हो जाती है, तो क्या होता है, जो बाहर एनर्जी रिलीज हुई, सपोज करो आपने एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दी आपने सिस्टम को, तो वाई बाहर रिलीज हुई, और वाई बाहर जो रिलीज हुई है कम रिलीज हुई है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा था वो अंदर स्टोर हो गया, सपोज करो। ओके, जो अंदर स्टोर हो जाता है, या तो अंदर स्टोर हो गया, उसको कॉमुलेशन बोल दोगे आप, या किस केस में क्या होता है, ये एक्स्ट्रा लॉस हो जाती है एनर्जी, तो वो वाला हिस्सा भी हो सकता है। तो कॉमुलेशन में या तो अंदर एनर्जी स्टोर होगी या लॉस हो गई, तो अल्टीमेटली देखोगे वाई प्लस जेड टोटल एनर्जी उसके इक्वल ही रहेगी जो आपने इनपुट दी, एक्स के इक्वल। तो इसमें इक्वेशन क्या है आपकी, E1 एनर्जी जो सिस्टम में एंटर करती है, इनपुट कह लो आप, और जो आउटपुट एनर्जी है आपकी, और प्लस में अकोमुलेशन, ये इसकी जर्नल इक्वेशन रहेगी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके अंदर कोई भी इक्वेशन फुलफिल करेगी इसको, ओके, फॉलो करेगी। तो तभी वो इस लॉ ये वाला वैलिड रहेगा उनके लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, जितनी एनर्जी आप किसी सिस्टम में एंटर करवाते हो और कि जितनी एनर्जी लीव करती है, प्लस अगर कहीं पर कॉमुलेशन होती है, अगर एनर्जी स्टोर होती है या एनर्जी लॉस हो जाती है, तो उसको कॉम्बुलेशन के पार्ट में कंसिडर करने। और सम केसेस में अगर जितनी भी एनर्जी दी आपने और उतनी एनर्जी बाहर निकली और कॉम्बुलेट नहीं हुआ, तो वहां पर भी कौन सा लॉ फुलफिल हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एक थर्ड लॉ था। ओके, ये 3 लॉ है जो आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें तो इस केमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल में आप कुछ बेसिक यूनिट्स के साथ डील करते हो। अगर तो आप मास के साथ डील कर रहे हो, तो देखो बच्चे, मास है तो उसको तो आप सिंपल ग्राम में लोगे या किलोग्राम में लोगे। अगर आप मोल्स के बारे में देख रहे हो, तो क्योंकि ये देखना पड़ेगा ध्यान से, अगर आप न्यूमेरिक, आपको सीधा क्वेश्चन तो वो डालने वाला नहीं है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकली डालेगा। तो ये आपने ध्यान से देखना है कि सबका मास या तो ग्राम में हो या सबका मास किलोग्राम में हो, मोल्स में देखने हैं आपने।
तो या तो सारे किलो मोल्स में दे रखा हो या मोल्स में दे रखा हो, ये सब कुछ आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ग्राम टू केजी, मोल टू किलो मोल, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो मोल निकालने मैंने आपको पहले भी बताया है, मोल के इसके इक्वल होता है मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ ये यूज़ करके आप किसी भी चीज़ के मोल्स निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद अगर आप वॉल्यूम के साथ डील कर रहे हो, वॉल्यूम आपकी या तो लीटर में रहेगी या मीटर क्यूब में रहेगी। ओके, इसके बाद अगर कंसंट्रेशन से डील कर रहे हो, कंसंट्रेशन टर्म के लिए यूनिट रहेगी मोल पर लीटर। एक तो ये जनरली ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में मोल पर लीटर में ही रहेगी या ग्राम पर लीटर में। ओके, ये यूनिट रहेगी। प्रेशर है जो उसके लिए एटमॉस्फेयर, एटीएम या पास्कल, ये वाला। और टेम्परेचर रहेगा डिग्री सेल्सियस में एंड केल्विन में। ये बहुत ध्यान से देखो, अगर वो जो आंसर दे रहा है उसके पीछे उसने डिग्री सेल्सियस ही लगाया है और टेम्परेचर भी आपको डिग्री सेल्सियस में ही दे रहा है, उस केस में आपने टेम्परेचर के साथ कोई खेल नहीं खेलना है, उसको डिग्री सेल्सियस में ही लेना है और डिग्री सॉल्व कर लेना है। बट मैक्सिमम केसेस में क्या रहेगा आपके न्यूमेरिकल्स में, डिग्री सेल्सियस में हमेशा टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा आपको। बहुत कम केसेस हैं कि केल्विन में दे, तो आपको आंसर हमेशा उसने केल्विन में पूछा होगा, यूनिट लिखेगा वो। अगर वो पीछे यूनिट नहीं लिख रहा है आपके आंसर्स के, इसका मतलब आप डिग्री सेल्सियस में ही कंसिडर करो। बट अगर उसने पीछे केल्विन लिख दिया है तो उस केस में आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे। जितना भी आपका डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है उसमें 273 ऐड करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका केल्विन में आएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक सी यूनिट्स हैं जिनके साथ आप डील करने वाले हो, और नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको निकालने सिखाए हैं। जैसे सपोज करो आप वाटर ले लो। ओके, ओके, वाटर ले लिया, मैंने आपको बोला वाटर है 36 ग्राम और इसके मोल्स निकालो। तो मोल्स निकालने हैं तो आपको मोल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, मास ओवर मोलर मास। तो मास कितना दे रखा है वाटर का, 36 ग्राम। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, एक, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन दो का, एक हाइड्रोजन का 1 और एक ऑक्सीजन का कितना रहेगा 16। तो कितना आया मोलर मास वाटर का 18, तो 18 ग्राम पर मोल। ओके, ये होता है मोलर मास वाटर का। तो यहाँ से कितना आ गया 2 मोल। ओके, तो अगर यूनिट में देखोगे तो ग्राम बाय 1, मोल बाय ग्राम। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपके 2 मोल आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? तो थोड़ा थोड़ा सा साथ में बताती जाती हूँ। मैक्सिमम बच्चों को तो मोल से निकालने आते हैं, बट कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टूडेंट है इसमें भी गलत कर देता है कभी कभी। तो ये इसलिए थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ।